डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे नया एक ड्रग दैट इज एसिटाजोलामाइड। एसिटाजोलामाइड क्या होता है, किस तरह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देता है, क्या कौन सी कैटेगरी का है, इसका कौन से एक्स्ट्रा रीनल इफेक्ट्स होते हैं, इसके क्या यूजेज होते हैं, कौन से इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और इसको हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे और कौन सी कैटेगरी में लेते हुए इसका किस तरह से आईपीसी नाम लिखेंगे, ये सारी चीज आज अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज अपन बात करते हैं कौन सा एसिटाजोलामाइड, दैट इज आपने देखा होगा एसिटाजोलामाइड की क्या है, कौन सी कैटेगरी का है, डायूरेटिक कैटेगरी का है। डायूरेटिक कैटेगरी में कौन किस तरह से एक्शन देता है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के तौर पे काम में आता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको मैं दोनों चीज बताऊंगा किस तरह से यहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम से फार्मेसी डीसीओ सब तरह की उसको क्वेश्चंस को डिटेल में बताने वाला हूं और यहाँ पे यूनिवर्सिटी एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वो चीज बताने वाला हूं। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा, तो ध्यान देना। जैसा कि ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर के तौर पे काम करता है, जैसा कि ये डायूरेटिक है। डायूरेटिक का मतलब सिंपल सा है, विच इंक्रीज आउटपुट ऑफ यूरिन वॉल्यूम। यूरिन वॉल्यूम का आउटपुट मतलब वाटर कंटेंट यूरिन में ज्यादा आ जाए तब उसको हम डायूरेटिक बोलते हैं। तो देखना कैसे है ये, मैं थोड़ा सा एक डायग्राम को बता रहा हूं, आपको समझने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, ये वाली एक पीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल। पीटी का मतलब होता है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल। ओके, और यहां पे ये ल्यूमन है जिसमें यूरिन बन के निकल रहा है, यूरिन बन के निकल रहा है। लेकिन ध्यान देना, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में क्या होता है, वहां पे रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और डिफरेंट सॉल्ट आइंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन होता है, कैसे होता है देखना। एक अपन बात करते हैं यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है सोडियम प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। ओके, जैसे ही ये आयन ब्रेक डाउन होता है क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। कीप इन माइंड, मैं वर्ड बोल रहा हूं रीअब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोर्टर। इसको एंटीपोर्टर क्यों बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन क्यों बोलते हैं, देखना। ये एक सिस्टम है मेम्ब्रेन पे लगा हुआ जो सोडियम को तो अंदर की तरफ लेता है और हाइड्रोजन एज ए प्रोटोन को बाहर की तरफ निकालता है। मतलब जस्ट अपोजिट करता है, इसलिए उसको एंटी बोलते हैं। अपोजिट होता है, हम उसको एंटी पोर्टर बोलते हैं। पोर्टर का मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है, एंटी ट्रांसपोर्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एंटी पोर्टर और अगेन कैसे याद रखना है, सोडियम प्लस आयन एक अंदर आ रहा है, प्लस आयन एक बाहर जा रहा है, दोनों मेंटेन रह रहा है। ओके, फिर अपन बात करते हैं आगे। देखना, जैसे ही ये चीज होता है, ये सोडियम इमीडिएटली यहां सोडियम बाइकार्बोनेट सिम्पोर्टर से इधर आ जाता है। कैसे देखिएगा, यहां पे देखना सोडियम यहां पे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल में क्या होता है आगे देखिएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहां से इधर आता है, जैसे हाइड्रोजन आयन इधर आता है, ये बाइकार्बोनेट क्या बनाता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। क्लियर है, कार्बोनिक एसिड। ओके, ये कार्बोनिक एसिड कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कौन सा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज फोर्थ वाला, किसमें की प्रेजेंस में ये वाटर एंड CO2 में टूट जाता है। वाटर एंड CO2 में टूट जाता है, तो जिससे क्या होगा, ये इस तरफ इनका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये ल्यूमेन में जो यूरिन में जाने वाला था, इसका रीअब्जॉर्प्शन हो गया, किसमें, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल ने रीअब्जॉर्प्शन कर लिया। जैसे ये रीअब्जॉर्प्शन होके यहां आता है, दोनों वापस क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, इसकी प्रेजेंस कौन सा, सेकंड वाला, इसने क्या किया, सोडियम
कार्बोनिक एसिड बना दिया, ये वाला कार्बोनिक एसिड बना दिया। ओके, कौन सा एंजाइम की प्रेजेंस में? कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेकंड की प्रेजेंस में। तो और ये फिर ब्रेक डाउन होकर किसमें टूटता है? H+ आयन जो यहां से जा रहा था और कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन यहां बना दिया। इधर से सोडियम और यहां से बाइकार्बोनेट आयन एक तरफ ही जा रहा है। क्यों जा रहा है? देखना, यहां से पॉजिटिव जा रहा है, यहां से नेगेटिव जा रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक तरफ जाएगा तो यहाँ आयंस का इम्बैलेंसिंग नहीं होगा मींस न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एक प्लस जा रहा है एक माइनस जा रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि दोनों ही प्लस एक तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों एक तरफ जा रहे हैं, इसीलिए हम इसको सिम्पोर्टर बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से क्या होता है, इसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिससे वाटर कंटेंट इसमें क्या होता है, वाटर कंटेंट और सोडियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन इस तरफ हो जाता है। रीअब्जॉर्प्शन होते ही क्या होता है, यूरिन का आउटपुट कम हो जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, अब अपन बात करते हैं, देखना यहां पे इसमें क्या होता है। पहला तो क्या होता है, देखिएगा, एक तो इसका इनिबिशन होता है इस स्टेप का, मैंने यहां पे इसका इनिबिशन होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेकंड का, ये हमारा टारगेट है। यदि इसका इनिबिशन हो जाएगा, कीप इन माइंड, इसका यदि इनिबिशन हो गया तो क्या होगा, यदि ये इनिबिशन हो गया तो ये नहीं बनेगा तो H इस तरफ का मूवमेंट ये रुक जाएगा, H+ आयन का मूवमेंट रुक जाएगा। इससे क्या होगा, सोडियम का आयन भी क्या होगा, सोडियम आयन का भी ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। मींस इसका एब्जॉर्प्शन रुक गया तो वो यहीं रहेगा, मतलब ये सोडियम इस तरफ ही रहेगा। सिमिलरली इस एंजाइम का भी इनिबिशन करता है, तो क्या होगा, इस एंजाइम का इनिबिशन मतलब कार्बोनिक एनहाइड्रेस फोर्थ का भी इनिबिशन होगा। तो जैसे ही इनिबिशन होगा तो ये वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन नहीं होगा। यदि कार्बन इसमें ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा, मतलब ये वाला स्टॉपेज हो गया। इसका मतलब क्या होगा, सोडियम भी इस तरफ जा रहा है और वाटर भी इस तरफ जा रहा है, वो किस में जा रहा है, यूरिन में आ रहा है, जिससे क्या होगा, यूरिन वॉल्यूम बढ़ेगा, उससे क्या होगा, डायूरेटिक इफेक्ट आएगा। ओके, इस तरह से अब मैं इसको देखना कि फ्लो वाइज कैसे बताता हूं, देखना, नॉन कॉम्पिटिटिवली एंड रिवर्सिबली इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस सेकंड, इसका इनिबिशन किया, उससे क्या होगा, डिक्रीज हाइड्रेशन ऑफ CO2, मतलब ये इसका हाइड्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रेशन होने से ये बनता है। या दूसरे वर्ड्स में मैं कह सकता हूं कि कार्बोनिक एसिड नहीं बन रहा है, तो उससे क्या होगा, यहां पे इसका एक्सचेंज रुक गया, डिक्रीज हाइड्रोजन एक्सचेंज एट सोडियम एंड हाइड्रोजन एंटीपोटर, ये इसका एक्सचेंज रुक गया। एट द सेम टाइम डिक्रीज बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट एट सोडियम एंड हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट सिम्पोटर, इसका ट्रांसपोर्ट रुक गया, ओके। एट द सेम टाइम ये इनिबिशन किसका कर रहा था, इसका इनिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस फोर्थ, एंड जिससे क्या होगा, डिक्रीज ब्रेक डाउन ऑफ कार्बोनिक एसिड। व्हाट विल हैपन, कार्बोनिक इसका इनिबिशन रुक गया तो क्या होगा, जो वाटर और CO2 था इनका उसका डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से ये इफेक्ट आएगा। क्या इफेक्ट आएगा, ये सोडियम इधर अंदर जाएगा और बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, इस तरह आएगा। इसका मतलब इसका एब्जॉर्प्शन इस तरफ नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, नो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ, क्या हुआ, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा, विच रिजल्ट्स एल्कलाइन डायूरेसिस। एल्कलाइन डायूरेसिस कैसे कहेंगे, कीप इन माइंड, एल्कलाइन डायूरेसिस हम कैसे कहेंगे, एल्कलाइन डायूरेसिस का मतलब समझ में आना, सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होता है, एल्कलाइन होता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है उसका पीएच क्या होगा, एल्कलाइन हो जाएगा। इस कंडीशन को हम एल्कलाइन डायूरेसिस बोलते हैं। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद में इसके एक्स्ट्रा रीनल इफेक्ट और यूजेज और साइड इफेक्ट क्या होते हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, यहां पे एक्स्ट्रा रीनल इफेक्ट की बात करेंगे तो बेसिकली ये इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन, पहला है एक्स्ट्रा रीनल इफेक्ट या एक्शन की बात कर रहे हैं।
तो इंट्रा ऑक्यूलर टेंशन जो होता है उसको रिड्यूस करता है। क्यों करता है? जो ऑक्यूलर में मेनली जो होता है, मेनली बाइकार्बोनेट आयन होता है, जिसको क्या हो करता है, ये एक्सक्रीट आउट कर देता है, जिसकी वजह से वहां पे कम हो जाता है। इसका मतलब इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम हो गया। सिमिलरली क्या होगा, दूसरा गैस्ट्रिक एसिड और पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रेशन को अगेन डाउन करता है, डिक्रीज करता है इसके सिक्रेशन को, लेकिन कब? एट वेरी हाई डोज, बहुत ज्यादा हाई डोज पे ये एक्शन आता है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ नेक्स्ट, दैट इज CO2 का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कहां पे? स्पेसिफिकली इन ब्रेन, ब्रेन में स्पेसिफिक हो रहा है, जिसकी वजह से पीएच क्या हो गया, डाउन हो गया, जिसकी वजह से शेडेशन की प्रॉब्लम होती है पेशेंट में। ओके, ये तीन मेन इफेक्ट है। कौन सा? इंट्राऑक्यूलर टेंशन कम करना, और जो पैंक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक एसिड का सिक्रेशन कम करना, CO2 लेवल इंक्रीज होना, जिससे पीएच कम होगी, शेडेशन प्रोड्यूस करेगा। नाउ कम टू द यूजेज। यूजेज की बात करेंगे तो फ्रेंड्स, सबसे पहला इसका यूज है ग्लूकोमा। एज ए डायूरेटिक इसको यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि इसके साइड इफेक्ट ज्यादा है, उतना इफेक्टिव होता नहीं है, और इसके कंपैरिजन में हमारे पास दूसरे डायूरेटिक्स जैसे थायाजाइड्स वगैरह बहुत ज्यादा इफेक्टिव और लोअर साइड इफेक्ट होते हैं। उस वजह से एसिटाजोलामाइड को प्रीफर नहीं करते। हाइपोकैलिमिया करता है, इस वजह से इसको प्रीफर नहीं करते। ओके, तो मेनली इसका यूज कौन सा होता है? ग्लूकोमा में होता है, प्रीफर्ड यूज होता है इसका ग्लूकोमा में। ओके, इसके अलावा और कौन से यूज है? एल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को एल्कनाइज करते हैं, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट बाहर निकलता है। सोडियम कार्बोनेट का नेचर एल्कलाइन नेचर होता है। तो यदि कोई ड्रग है जो एसिडिक नेचर की है तो उसका टॉक्सिसिटी होगी, तो इसको देख के हम उसका टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं टू इंक्रीजिंग द एक्सक्रीशन इन यूरिन। ओके, दूसरा है एपिलेप्सी में इसको यूज करते हैं एज ए एडजुवेंट इन द एब्सेंट सीजर्स। एब्सेंट सीजर्स में इसको दिया जाता है अदर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स के साथ में। ओके, फिर आता है मोशन सिकनेस में इसको यूज करते हैं, एंड पीरियोडिक पैरालिसिस में इसको यूज करते हैं। ये इसके स्पेसिफिक और यूज हो गए। नाउ अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। साइड इफेक्ट में देखिएगा फ्रेंड्स, यहां पे ध्यान देना, ये एल्कलाइज करता है, इसका मतलब सिस्टम में क्या हो गया, एसिडोसिस हो गया। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी पेशेंट किसी को दिया तो हमारा सिस्टमिक एसिडोसिस हो जाएगा, मतलब उसकी पीएच डाउन साइड चली जाएगी। ओके, दूसरा ये क्या करता है, हाइपोकैलिमिया करता है, पोटेशियम को क्या करता है, डाउन कर देता है। ईमिया का मतलब होता है ब्लड। ओके, फिर आता है ड्राउजीनेस और सेडेशन करता है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन ये ड्राउजीनेस और सेडेशन करता है। फिर आता है पेरेस्थेसिस करता है, फैटिक करता है, एंड एब्डोमिनल क्रैम्प्स करता है, ये डिस्कम्फर्ट करता है। ये इसके साइड इफेक्ट हुए किसके, एसिटाजोलामाइड के। ओके, नाउ फ्रेंड्स, अब अपन देखते हैं एसिटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर और उसका आईयूपीएसी नेम। स्ट्रक्चर बहुत इजी है, आप समझेंगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ओके, यदि यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि अपन ने एसिटाजोलामाइड की बात की थी, एसिटाजोलामाइड जैसा आपको पता था कि डायूरेटिक है और सल्फोनामाइड है। सल्फोनामाइड का क्या होता है, किस तरह से होता है, अब मैं बता रहा हूं आपको। देखिएगा, हम पहले सिंथेसिस पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस के बाद में मैं सारी डिटेल बताने वाला हूं। बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ये मॉलिक्यूल है जिसमें ध्यान देना NH2 जुड़ा रहता है, हम उसको हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्राजीन। ओके, हाइड्राजीन के साथ वाटर जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं हाइड्राजीन हाइड्रेट। क्या नाम हो गया इसका, हाइड्राजीन हाइड्रेट। ओके, दूसरा मॉलिक्यूल जो होता है स्टार्टिंग मटेरियल, वो क्या होता है, अमोनियम। अमोनियम, सल्फर को थायो बोलते हैं, साइनाइड है तो इसको बोलते हैं अमोनियम थायोसाइनेट। क्या बोलेंगे अपन, अमोनियम थायोसाइनेट। ओके, नाउ
ये दोनों को अपन अब इसको समझने के लिए, ये दोनों तो स्टार्टिंग मटेरियल हो गए। ओके, अब देखिएगा यहाँ पे अपन इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा ओपन करके लिखा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे बाहर निकलेगा। ओके, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। ये हाइड्रोजन हो गया, अमोनियम थायोसाइनेट एक ये हो गया, एक अमोनियम थायोसाइनेट ये हो गया। सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यहाँ पे अमोनिया अमोनिया दो वाटर अमोनिया मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके, और यहाँ पे दो ये NH2 आ गया, और एक थायोसाइनेट ये हो गया, एक थायोसाइनेट का मॉलिक्यूल ये हो गया, बाकी ये अमोनिया वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। ओके, तो इस तरह से ये पहली रिएक्शन होगी कौन सी? कंडेंसेशन। क्लियर? ये जैसे इंटरमीडिएट बनता है, हम इसके साथ में फॉस्जीन गैस की रिएक्शन करवाते हैं। फॉस्जीन गैस क्या करता है? इनका साइक्लाइजेशन कर देता है, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस कर देता है। कीप इन माइंड, तो देखिएगा ये सल्फर नीचे आ जाता है, यहां से ये एज NH3 बाहर निकल जाता है, यहाँ पे SH ग्रुप आ जाता है। ये SH ग्रुप आ गया, ये कौन सा रिंग बन गया? थायाडायाजोल। ओके, देखना तो इस यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हो गया? साइक्लाइजेशन। ओके, इसको थायाडायाजोल कैसे लिखते हैं अपन? देखना, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 एमिनो ग्रुप हो गया, सेकंड पोजीशन में मर्केप्टो ग्रुप हो गया, और थायाडायाजोल कौन सा है? 1 पोजीशन पे थाया, 3 एंड 4th पोजीशन पे एजा, इसको बोलते हैं थायाडायाजोल रिंग सिस्टम। ओके, जैसे ही थायाडायाजोल रिंग सिस्टम बना, हम एसिटाइल क्लोराइड के साथ में क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करवाएंगे, और क्या होगा? इस NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन हो जाता है। इस NH2 ग्रुप का एसिटाइलेशन होते ही क्या होगा? ये प्रोडक्ट इंटरमीडिएट बनता है, और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? एसिटाइलेशन। क्या बोलेंगे? एसिटाइलेशन। क्लियर? जैसे एसिटाइलेशन होता है, एसएस ग्रुप का हमें ऑक्सीडेशन करना है। एसएस ग्रुप का हम ऑक्सीडेशन करने के लिए हम क्लोरीन वाटर लेते हैं यहाँ पे, और इसको सल्फर का ऑक्सीडेशन हो जाता है, साथ में यहाँ पे क्या बन जाता है? Cl, तो सल्फोनाइल क्लोराइड डेरिवेटिव हो जाता है, सल्फोनाइल क्लोराइड डेरिवेटिव हो जाता है। फोर्थ रिएक्शन कौन सा हो गया? ऑक्सीडेशन। ओके, नाउ जैसे ही ऑक्सीडेशन हो गया, अब हम क्या करते हैं? इस क्लोरीन को हटा के यहाँ पे NH2 लगाते हैं, तो इस रिएक्शन को हम एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे NH2 ग्रुप लग जाता है। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर यही है। इस रिएक्शन को एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्शन कराने को हम क्या बोलते हैं? दैट इज रिएक्शन नंबर 5, एमिडेशन। क्लियर? एमाइड लिंकेज हो गया, ये इस ग्रुप को हम बोलते हैं सल्फोनामाइड। क्या बोलेंगे? सल्फोनामाइड। ओके, तो इस वजह से यहाँ पे हमने एसिटाजोलामाइड को सल्फोनामाइड कैटेगरी में रखा था, केमिकल कैटेगरी में। हालांकि फार्माकोलॉजिकल कैटेगरी में कार्बोनिक एनाहाइड्रेज इनहिबिटर बताया था। ओके, तो देखना यहाँ पे समझने वाली बात और क्या है? ये हमारा क्या हो गया? एसिटाजोलामाइड हो गया। ये हमारा क्या हो गया? एसिटाजोलामाइड हो गया। ध्यान देना, अब हम इसका IUPAC नाम और इसका नामकरण कैसे होता है वो पढ़ते हैं, बता रहा हूं। ध्यान देना, इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ध्यान दीजिएगा, ये एसिटा, यदि मैं सिर्फ इस को हटा दूं तो ये एसिटामाइड हो गया। 5th पोजीशन पे एसिटामाइड हो गया, तो 5th पोजीशन पे देखिएगा 5 एसिटा एमिडो। तो ध्यान दीजिएगा, एसिटा एमिडो हो गया, एसिटा एमिडो, एन नहीं आएगा यहाँ पे, एमिडो होगा। इस तरह से एमिडो। ओके, तो 5 की पोजीशन में 5th एसिटामिडो हो गया। ध्यान देना, 1 पोजीशन पे थाया, पहले थाया लिखा, और उसके बाद में यहाँ पे 3 और 4 पोजीशन पे एजा है, तो 3 और 4 पोजीशन पे डाई एजा है, एजा हो गया। और 5 मेंबर को ओल बोलते हैं, तो थायाजोल हो गया। तो हम इस रिंग सिस्टम को क्या बोलते हैं? 1 3 4 थाया डायाजोल। 1 पोजीशन पे थाया, 3 4 पोजीशन पे डाई एजा, ओल पोजीशन का मतलब 5 मेंबर। ओके, फिर उसके बाद में हम इसको क्या बोलते हैं? सेकंड पोजीशन पे हो गया ये सल्फोनामाइड। ये हमारा नाम हो गया किसका? एसिटाजोलामाइड। ओके, ध्यान देना,
कैसे नाम डेरिवेटाइज किया, एसिटा हमारा यहां से आया, एजोल यहां से आया, एसिटा एजोल अमाइड यहां से आया। इस तरह से हमारा इसका आईयूपीएसी नाम हो गया और इसका नोमेनक्लेचर हो गया। नाम से ही पता लग रहा है, स्ट्रक्चर से ही पता लग रहा है कौन सा, एसिटा यहां से आ गया, एजोल यहां से आ गया, अमाइड यहां से आ गया। तो आप इसका स्ट्रक्चर भी याद रख सकते हैं, एसिटा ये रहा, एजोल ये रहा, अमाइड ये रहा। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, आपका सिंथेसिस हो गया। बहुत सिंपल सा है। अमोनियम थायोसाइनेट हाइड्रोजन हाइड्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, कंडेंसेशन हो गया, फोजिन से क्या करते हैं, साइक्लाइजेशन कर लिया, साइक्लाइजेशन करने के बाद एसिटाइलेशन किया, एसिटाइलेशन करने के बाद में इसका क्लोरीन से ऑक्सीडेशन किया, फिर नाइट्रोजन अमोनिया से एमिडेशन करवा के सल्फोनामाइड बना लिया। ये है फ्रेंड्स इसका सिंथेसिस और आईयूपीएसी नेम। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने क्या क्या पढ़ा इसमें ध्यान दीजिएगा। पहले हमने इसका सबसे पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से फार्मासिस्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है, और उसके बाद में उसका यूजेज, साइड इफेक्ट और ये चीज पढ़ा, तो वहां पे ध्यान देना यूजेज और साइड इफेक्ट में, और एक्स्ट्रा रीनल इफेक्ट पढ़ा, तो जिसमें हमने यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के साथ में इसको कोरिलेट किया। फिर उसके बाद में हमने ये पढ़ा इसका सिंथेसिस और आईयूपीएसी नेम। तो यदि यहाँ पे क्या ध्यान देना, क्वेश्चन किस किस तरह से आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन एक इसका आईयूपीएसी नाम पूछा जा सकता है, स्टार्टिंग मटेरियल पूछा जा सकता है इसका, जिसमें डीसी या जीपेट के एग्जाम में, ओके, और इसके मैकेनिज्म एक्शन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके यूजेज से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था। और उसके बाद में यदि शॉर्ट नोट, दो तरीके से शॉर्ट नोट आ सकता है। किस तरह से, फार्माकोलॉजी में क्वेश्चन आ सकता है कि क्या, कि फार्माकोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ये कि राइट शॉर्ट नोट ऑन एसिटाजोलामाइड। तो आपको क्या लिखना है, इसका मैकेनिज्म एक्शन, इसका क्या साइड इफेक्ट होता है, एक्स्ट्रारिनल इफेक्ट क्या होते हैं, इसके यूजेस क्या होते हैं, ये सारी चीज आपको फार्माकोलॉजी में लिखना है, ओके। यदि मेडिसिनल केमिस्ट्री में क्वेश्चन आता है राइट द सिंथेसिस ऑफ एसिटाजोलामाइड, तो आपको ये वाला पूरा एसिटाजोलामाइड का सिंथेसिस लिखना है, ओके। और यदि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में इसका शॉर्ट नोट आता है, तो आपको इसका मैकेनिज्म एक्शन को लिखते हुए शॉर्ट में मैकेनिज्म एक्शन लिखना है, डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चन। तो उसके बाद में उसको सिंथेसिस लेके सारा का सारा पूरा का पूरा लिखना, जो मैंने वीडियो लेक्चर में बताया है। तो इस तरह से हमारा एसिटाजोलामाइड कंप्लीट हुआ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और एक लाइक और एक कमेंट आपका हमारे लिए इंस्पिरेशन होता है, तो इसमें भी आपको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन, थैंक यू।